conservatism after 1815. New conservatism after 1815. So far we have talked about the aristocracy. We have also talked about the new commercial class that included the working class and also the middle class, consisting of the business people, the professionalists and also the industrialists. We have also seen what is liberalism. जो liberal लोग हैं उनका demand क्या है, politically क्या है, economically क्या है. Now we will see about conservatism. Now conservatism is opposite of liberalism. ठीक है, जो liberalism है उसका opposite क्या होता है, conservatism. तो ये क्या है, एक political philosophy है जहाँ पे लोग ये मानते हैं कि जो हमारा tradition है, जो हमारा culture है, हमारा जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, ये सब को क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मायने देना चाहिए. इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं. और ये लोग क्या करते हैं, जो चेंज है या जो डेवलपमेंट होता है उसको ये लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो लेट्स टेक वन स्मॉल एग्जांपल. ठीक है, जो डिटेल में है वो तो हम लोग बात करेंगे ही. इस आइडिया को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जो लिबरल लोग होते हैं दे आर रेडी टू एक्सेप्ट चेंजेस वेरी फास्ट, तो उनको हम लोग लिबरल बोलते हैं. और जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं दे डोंट वांट चेंजेस, वो लोग काफ़ी धीरे से चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक छोटा सा रीजन लेते हैं जहाँ पे लोग मेनली ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक लोग क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं. सो एज पर ट्रेडिशन वी आर वेयरिंग धोती एंड कुर्ता. अब अचानक से क्या होता है, एक नया दौर आता है और मार्केट में आपको शर्ट पैंट मिलने लगता है. तो यहाँ पे देखिएगा कुछ लोग जल्दी से शर्ट पैंट पहनना पसंद करेंगे, लेकिन कुछ लोग मानेंगे कि नहीं, जो धोती कुर्ता है वो ट्रेडिशन है, कल्चर है, इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए. तो जो लोग जल्दी से बदल जाते हैं, people who now want to wear this shirt and pant, they can be considered as liberal people. And people who want to stick to their tradition, who want to stick to wearing to that dhoti and kurta, can be considered as conservative. This is just an example. This is just an example. ठीक है, one small example to understand the difference between liberalism and conservatism. लेकिन politically and economically, it holds a totally different meaning. So let us see what does that mean. Now we have talked about Napoleon. ठीक है, we had also seen that Napoleon tried to conquer so many territories under him. क्योंकि जो फ्रांस था उसका मानना था कि ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है उसको पूरे यूरोप में स्प्रेड करने का काम किसका है, मेरा है. एंड मोर ओवर लोगों को ये जो ऑटोक्रेटिक रूल है, यानी कि एम्परर के रूल से या जो किंग्स के रूल से छुटकारा दिलाना, उनको फ्री करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है, फ्रांस को दिया गया. सो फ्रांस started expanding its territories under Napoleon. But what happened? Finally, Napoleon was defeated. At one point of time, Napoleon was defeated. तो यूरोप के जो मेन पावर्स थे, यानी कि जो किंग्स थे, जो एम्परर्स थे, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑस्ट्रिया हंगरी जो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत आता है. वी हैव सीन दैट. तो ये जितने भी पावर्स थे ये सब एक साथ मिलकर किसको हरा दिए थे, दे डिफीटेड नेपोलियन. एंड वंस नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1850 वन ट्रीटी वाज मेड. एक ट्रीटी बनाया गया था. कैसे? सो व्हाट हैपेंड, ऑल दीज पीपल, ये जितने भी मेजर पावर्स थे, यानी कि ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे गैदर्ड एट अ प्लेस इन वियना में वो क्या किए, एक जगह एकजुट हुए एंड दे डिस्कस्ड कि ये जो चेंजेस आया है, ये जो बदलाव आया है यूरोप में, इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं. यानी कि बहुत सारे किंग्स को हटा दिया गया, बहुत सारे एम्परर्स को हटा दिया गया, उनका टेरिटरीज को छीन लिया गया. ये सब किसने किया, नेपोलियन ने किया. तो ये सब चेंजेस जो यूरोप में आया है इसको हम लोग कैसे बदल सकते हैं. यानी कि पहले ये सब रेवोल्यूशन के पहले जैसे था, यानी कि किंग्स लोग रूल करते थे, एम्परर्स लोग रूल करते थे, तो वो जो पुराना ऑर्डर है वहाँ पे हम कैसे इसको ले जा सकते हैं. तो वहाँ पे जो ट्रीटी बनाया गया, दैट इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वियना. नाउ
यहाँ पे जो लोग मिले थे यानी कि representatives of the European powers consisting of Britain, Russia, Prussia and Austria, they were mainly conservative people. They were mainly conservative people. They were not liberal people. यानी कि उनका मानना था कि जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे चर्च है, जैसे मोनार्की है, ये सब क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक देश के लिए। ये सब क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यही सब चीज़ को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। दे वर अगेंस्ट लिबरलिज्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि रेवोल्यूशन से पहले यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जैसे ऑटोक्रेटिक मोनार्की था, जैसे फ्यूडलिज्म था, ठीक उसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे, नहीं। दीज पीपल वेयर स्मार्ट, क्योंकि वी हैव सीन दैट जो नेपोलियन था, नेपोलियन वॉज ऑल्सो एन ऑटोक्रेटिक रूलर, लेकिन उसने क्या किया था, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाया था। So what these people wanted to do was they wanted to rule as kings and emperors, लेकिन वो क्या चाहते थे कि अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लाएंगे, कुछ बदलाव लाएंगे। We will bring some changes, we will bring some modernization, और इससे क्या होगा, हमारा जो शासन है वो क्या हो जाएगा, और ताकतवर हो जाएगा। So how they can do it? For example, हम लोग एक मॉडर्न आर्मी रखेंगे, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो लोगों को सर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे देश में भी जो आपको कलेक्टर्स हैं, जो सब डिविजनल ऑफिसर, ऑल दीज कम अंडर ब्यूरोक्रेसी। तो अगर ये लोग एफिशिएंटली काम करते हैं और अगर हमारा आर्मी मॉडर्न है, ठीक है, और हमारा इकोनॉमी अगर डायनामिक है, यानी कि पहले क्या था कि हर एक टेरिटरी में कस्टम्स था, वो सब हम लोग हटा देंगे, एक नया मॉडर्न इकोनॉमी को लाएंगे, और ये जो फ्यूडलिज्म था जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इसको हम लोग क्या कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे। फ्यूडलिज्म, सर्फडम, ये सब को हम लोग क्या कर देंगे, अबॉलिश कर देंगे। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ब्रिंग द रूल बैक अगेन। जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको हम लोग कायम रखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ बदलाव लाएंगे। इससे क्या होगा, पीपल विल बी हैप्पी, दे विल एक्सेप्ट अस, और हमारा जो शासन है वो क्या हो जाएगा, और ताकतवर हो जाएगा। तो ये जो ट्रीटी था, ट्रीटी ऑफ वियना, इट कंप्राइज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। और ये जो कांग्रेस था, कांग्रेस मीन्स ये जो पार्लियामेंट या ये जो डिस्कशन जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड ऑर्गेनाइज दिस डिस्कशन, इट वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, उन्होंने ये वियना कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हमने पहले भी बताया है कि ये जो ट्रीटी ऑफ वियना है, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो चेंजेस आया है नेपोलियन के द्वारा, ये सारे चेंजेस को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, जैसे पहले था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले जैसे था उस लेवल पे पहुंचा दिया जाए। तो पहले क्या किया गया, द बोर्बन डायनास्टी, हम लोग देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो बोर्बन डायनास्टी है उसको हटा दिया गया था, एंड दे हैड अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जो बोर्बन डायनास्टी है जिसको फ्रांस से बाहर कर दिया गया था, उसको दोबारा फ्रांस में लाया गया, यानी कि नाउ फ्रांस वॉज गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्बन डायनास्टी। तो उनको पावर दे दिया गया, और फ्रांस ने जितना भी टेरिटरीज कैप्चर किया था, यानी कि नेपोलियन के लीडरशिप के अंडर वॉट एवर टेरिटरीज द फ्रेंच पीपल हैड कैप्चर्ड, वो सारे टेरिटरीज को क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, यानी कि राजाओं को वो टेरिटरीज वापस कर दिया गया। उसके बाद देखिएगा, जो फ्रांस का जो एरिया था उसके चारों तरफ छोटे छोटे और बहुत सारे स्टेट्स को बना दिया गया, ताकि फ्रांस को एक्सपैंड करने में दिक्कत हो। यानी कि मान लीजिए अगर एक देश है तो आपको एक देश से लड़ना है एक्सपेंशन के लिए, लेकिन अब क्या कर दिया जा रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे देशों को बना दिया जा रहा है ताकि आपके ओपोनेंट्स ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नाउ इट्स टाइम टू सी द मैप। नाउ सी द मैप हियर, व्हाट वी हैव सीन हियर। ये लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं, दिस वॉज द मैप ऑफ यूरोप अर्लियर टू 1815 से पहले, यानी कि ट्रीटी ऑफ वियना से पहले। और राइट साइड में जो मैप देख रहे हैं ये है ट्रीटी ऑफ वियना के बाद का स्थिति, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद का स्थिति। तो यहाँ पे देखिएगा, दिस इज फ्रांस,
दिस वॉज फ्रांस एंड नाउ सी हाउ दे हैव चेंज्ड फ्रांस। यहाँ पे ऊपर में, नीचे में, साइड में बहुत सारा एरिया जो है उसको क्या कर दिया गया, क्रिएट किया गया। सो मेनी न्यू स्टेट्स वेर क्रिएटेड सो दैट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर फ्रांस टू एक्सपैंड। फॉर एग्जाम्पल उसका जो नॉर्थन एरिया में है यहाँ पे दे क्रिएटेड द एम्पायर ऑफ नीदरलैंड्स विच ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ बेल्जियम। उसके बाद पीडमोंट में देखिएगा जेनोवा, यहाँ पे देखिए जेनोवा। उसके बाद देखिएगा ऑस्ट्रिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली। ये जो नॉर्थन इटली का जो एरिया है, दिस इज इटली, ये जो नॉर्थन इटली है दैट वाज गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। उसके बाद देखिए ये जो किंगडम ऑफ पोलैंड है दैट वाज गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया। एंड प्रशिया को क्या दिया गया, जो सैक्सनी है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं दैट वाज गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रशिया। तो यूरोप का जो पॉलिटिकल मैप है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया। लेकिन जो जर्मनी का 39 स्टेट्स था, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, उसको कोई चेंज नहीं किया गया। ये देखिए ट्रीटी ऑफ वियना से पहले और ट्रीटी ऑफ वियना के बाद भी जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है इट रिमेन्स द सेम, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, उसको वैसे का वैसा ही रखा गया। तो ये जितना भी कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप किया गया 1815 के बाद, ये लोग क्या थे, काफ़ी ऑटोक्रेटिक थे, यानी कि लोगों का बात नहीं मानते थे, लोगों का जो इच्छाएं थे उसको नहीं सुनते थे, अपने मर्जी से वो क्या करते थे, गवर्न करते थे। और वो लोग ये सब बातों को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करते थे। जैसे अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, किसी भी मोनार्क को अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसकी खामियों को आप निकाल रहे हैं, उसको वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। सो व्हाट दे डिड, दे इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉस, यानी कि सेंसर कर देना, काट देना। कैसे, अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर है या किसी भी तरह का मीडिया है, आप उसमें सरकार के अगेंस्ट में कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते थे। जैसे बुक्स हो, प्लेज हो, सॉन्ग्स हो, कहीं पे भी किसी किताब के द्वारा, किसी न्यूज़पेपर के द्वारा, किसी गाने के द्वारा, किसी ड्रामा के द्वारा अगर आप लिबर्टी, फ्रीडम, लिबरलिज्म, ये सब का आइडिया अगर आप प्रोपगेट करते हैं, दैट वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो क्या था, सरकार के टोटली अगेंस्ट था। यानी कि 1815 के बाद ये जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म का जो आइडिया है उसको टोटली दबा दिया गया बाय द कंजर्वेटिव पीपल। ओके, तो ये जो कंजर्वेटिव रिजिम था, इनका मेन काम क्या था कि ये जो लिबरल आइडियाज है, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब आइडिया को क्या कर देना है, दबा देना है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन continued to inspire liberals। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, it still continued to inspire the liberal people। वो लोग उससे काफ़ी इंस्पायर्ड होते थे and they were always against the conservative government। लेकिन अब क्या था कि अब वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। So here in page number 11 they have put up a caricature, the Club of Thinkers anonymous caricature dating to 1820। तो 1820 it was a time where the conservatives were ruling the people and it was a totally autocratic regime। और जो लिबरल थे, स्पेशली लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, उनको क्या कर दिया गया था, दबा दिया गया था। तो बेसिकली वहाँ पे उनका अब कोई वैल्यू नहीं रहा। तो एक सार्कास्टिक कार्टून बनाया गया है, व्यंग के तौर पे एक कार्टून बनाया गया है, उसी को हम लोग कैरिकेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि क्लब ऑफ थिंकर्स, यानी कि जो लोग सोचते हैं देश के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ सोचते ही रहते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। इसी को व्यंग के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया। सो हियर यू सी the plaque on the left bears the inscription, the most important question of the today's meeting, how long will thinking be allowed to us। तो यहाँ पे देखिएगा people are sitting and thinking, they are not taking any decisions। और उनके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड पे ये एक सवाल पूछा गया है कि इस मीटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि कितना देर हम लोग सोच सकते हैं, सोचने का कितना समय हमें अलॉट किया जाएगा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और उसके बाद राइट साइड में जो आप लोग बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे रूल्स दिया गया है कि मीटिंग का यहाँ पे रूल्स क्या है। पहला है साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्नड सोसाइटी, यानी कि ये जो पढ़ा लिखा जो सोसाइटी है, ठीक है, इसका सबसे पहला रूल क्या है, शांत, यानी कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। साइलेंस इज द फर्स्ट रूल। एंड सेकेंड रूल इज इन ऑर्डर to avoid the eventuality where a member of this club may succumb to the temptation of speech, यानी कि मान लीजिए
इस क्लब का कोई मेंबर को अंदर से ये फीलिंग आता है कि नहीं हमको बोलना है, बिना बोले हम नहीं रह सकते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए उनके मुंह को क्या कर दिया गया है, मजल लगा के बंद कर दिया गया। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात नहीं कर सकते हैं, अगर आप जबरदस्ती बात करना भी चाहें तो आप बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इट इज़ अ कैरिकेचर। से यानी कि जो थिंकर्स हैं, यानी कि जो फिलोसोफर हैं, ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ भाषण देते हैं, यानी कि ये लोग सिर्फ सोचते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। सो दैट इज व्हाट दिस कैरिकेचर इज अबाउट। ओके, सो इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म वी हैव टॉक्ड अबाउट aristocracy, we have talked about the middle class people, the working class people, both comprised of the commercial class. We have also talked about एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास पीपल, और लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है पॉलिटिकल लेवल पे और इकोनॉमिकल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट कंजर्वेटिज्म, और कंजर्वेटिज्म हाउ इज इट ऑपोजिट टू लिबरलिज्म, और कंजर्वेटिज्म कैसे लिबरलिज्म को दबाया गया आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना से पहले क्या था और उसके बाद क्या चेंजेस आए। ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक इज अबाउट द रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी, ठीक है। इवन ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस वी हैड सो मेनी रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी लोग थे। उसी तरह उस समय में यूरोप में क्रांतिकारी लोग कौन थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ वियना जो ईयर 1815 में हुआ था, दैट इज ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी, उसके बाद क्या हुआ था, ये जो कंजर्वेटिव लोग थे दे वर सप्रेसिंग द लिबरल पीपल, और इसके कारण कंजर्वेटिव लोग के डर से जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे वो जाके छुप चुके थे। अंडरग्राउंड हो जाना, अंडरग्राउंड हो जाना मतलब दे वेंट अंडरग्राउंड मींस दे स्टार्टेड हाइडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि उनको पता था अगर वो पब्लिक में आएंगे सरकार उनको क्या करेगा, पकड़ के जेल में बंद कर देगा। तो इसके दौरान बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज आने लगे, ठीक है, बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज, क्योंकि अब आप पब्लिक में सोसाइटीज नहीं खोल सकते हैं सरकार के अगेंस्ट में। सो मेनी सीक्रेट सोसाइटीज केम अप, और इस सीक्रेट सोसाइटी का मेन क्या एजेंडा था, टू ट्रेन रेवोल्यूशनरी, ये जो क्रांतिकारी लोग हैं, ये जो लिबरल नेशनलिस्ट जो अंडरग्राउंड चले गए हैं, इनको क्रांतिकारी बनाना, और इनका जो ये लिबरल नेशनलिस्ट आइडिया है इसको लोगों तक पहुंचाना, इसको क्या करना, स्प्रेड करना। तो जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनका मेन काम क्या था, उनका मेन कमिटमेंट क्या था कि ये जो मोनार्क है, ये जो ऑटोक्रेटिक रेजिम है, ये जो कंजर्वेटिस्ट रेजिम है, इसके अगेंस्ट में काम करना, एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। लिबर्टी और फ्रीडम के लिए वो लोग क्या करेंगे, लड़ेंगे। और उनका ये मानना था कि जो नेशन स्टेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका जो फ्रीडम का स्ट्रगल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट एम क्या था, द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स। तो हम लोग यहाँ पे एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, हिज नेम वाज क्यूसुफ मज़नी। तो मज़नी जो है, ही वाज बोर्न इन जेनोवा इन द ईयर 1807। सो जेनोवा दैट वाज मतलब इटली टेरिटरी के पास है। तो जेनोवा में 1807 में Giuseppe Mazzini was born and he became a member of the secret society of Carbonari। तो एक सीक्रेट सोसाइटी था, उसका नाम था कार्बोनारी, और उसका वो क्या किया, मेंबर बन गया। जब वो 24 वर्ष का था, यानी कि when he was 24 years old, वो क्या किया, he tried to bring a revolution in Liguria। लिगुरिया एक जगह का नाम है, वहाँ पे वो क्रांति लाना चाहा, और उसके दौरान उसको क्या कर दिया गया, सरकार ने उसको कैप्चर किया और उसको एक्साइल कर दिया। एक्साइल करना मतलब देश से निकाल देना, देश से उसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। उसके बाद वो क्या किया, जब वो देश से निकाल दिया गया, वो दूसरे रीजन में गया। ही क्रिएटेड 2 सोसाइटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज अ मेंबर ऑफ अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड कार्बोनरी। जब उसको देश से निकाल दिया गया, वो क्या किया, वो खुद से 2 और सोसाइटी बनाया। The first one was Young Italy in Marseilles, and then Young Europe in Bern। Young Italy सोसाइटी का नाम है कहाँ पे, मार्सेलस में है, और दूसरा सोसाइटी का नाम है Young Europe and that was in Bern। और उस सोसाइटी में मेंबर्स कौन थे, they were like-minded young men, यानी कि एक तरह विचार रखने वाले, यानी कि एक ही विचारधारा रखने वाले यंग लोग, युवा मेन, यानी कि युवा लोग, स्पेशली फ्रॉम पोलैंड,
फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। मजनी का मानना था कि भगवान भी यही चाहते थे, जो दुनिया है इट शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेशन स्टेट्स, नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। यानी कि जो दुनिया है इट शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पायर्स, डायनास्टीज और किंगडम्स, इट शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेशन स्टेट्स। भगवान का भी यही मानना है। ऐसा किसका मानना था? मजनी का मानना था। तो उसका मानना था कि इटली जो है, इटली हमेशा छोटे छोटे टेरिटरी का एक कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। इटली को क्या होना चाहिए? एक सिंगल नेशन होना चाहिए। अब इसका जो आइडियोलॉजी है, इसको देखते देखते बहुत सारा सीक्रेट सोसाइटीज़ आने लगे। फॉर एग्जांपल जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में और पोलैंड में। और उन सभी सीक्रेट सोसाइटी का एम क्या था? लिबर्टी एंड फ्रीडम। दे वर्कड अगेंस्ट द मोनार्किस्ट, दे वर अगेंस्ट द कंजर्वेटिव रेजिम, ठीक है, एंड दे वांटेड द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स। मजनी हमेशा जितने भी मोनार्की थे उनके अगेंस्ट में था। और हमने पहले भी पढ़ा है ड्यूक मेटरनिक के बारे में, जो ऑस्ट्रिया के वाइस चांसलर थे। उनका मानना था दैट ही वाज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो ड्यूक मेटरनिक ये मानते थे कि ये जो मजनी है, उस समय का जो कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था और सबसे बड़ा डेंजरस आदमी कौन था? दैट वाज मजनी। तो फिगर 7 में यूसुफ मजनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न। तो यंग यूरोप जो सोसाइटी बना था बर्न में 1833 में, उसका एक पेंटिंग यहाँ पे दिया गया है, दैट यू कैन सी। दैट्स इट फॉर टुडे। द नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल बी सीइंग इन द next classes. So if you have any doubts or clarification, you can ask in the comments. You can also post it in the website. So whenever I get time, I will go through it and I'll try to answer those questions. Thank you very much.